सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को देख लिया था और उससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने देखा था वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में देखा था कि मैन्योर क्या होता है एंड फर्टिलाइजर क्या होता है, तो उसके बारे में देखा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो सॉइल फर्टिलिटी के बारे में होने वाला है। तो उसी क्रम में आज हमारा दूसरा लेक्चर है ये। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी क्या है एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, ये दोनों अलग टर्म है दोनों। एंड उसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है, उसके जो फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी को देखते हैं। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी देखेंगे, फिर उसी क्रम में सॉइल प्रोडक्टिविटी को देखेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है। तो दोनों में डिफरेंस जो होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि पहले पहले सॉइल फर्टिलिटी पढ़ेंगे, फिर सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है। तो सॉइल फर्टिलिटी it is inherent capacity of soil. It is inherent capacity of soil to supply the nutrient to plant in an adequate amount and in suitable proportion. ओके, सो सॉइल फर्टिलिटी क्या है? ये एक इनहेरेंट कैपेसिटी है। इनहेरेंट कैपेसिटी मतलब ऐसी क्षमता जो कि हमको दिखती नहीं है, उसके अंदर ही होती है, उसके अंदर का पोटेंशियल होता है। ठीक है, जो कि सॉइल को सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, सॉइल टू कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू प्लांट। ठीक है, ये इनहेरेंट कैपेसिटी होती है सॉइल की, मतलब सॉइल की छिपी हुई मान लो एक शक्ति होती है। ठीक है, जो कि सप्लाई करता है क्या, न्यूट्रिएंट, किसको, प्लांट को, उसको ग्रो होने के लिए, उसको उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, उसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, उसके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। और ये फर्टिलिटी है क्या, ये एक इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल है। ठीक है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, किसको, प्लांट को, इन एन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन सुटेबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सॉइल फर्टिलिटी की। अब सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है? सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द क्रॉप विद स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यील्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ये इट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये क्या है, ये सॉइल की क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है। ठीक, क्या, सॉइल टू प्रोड्यूस द क्रॉप विद स्पेसिफिक सिस्टम। तो मतलब देखो ये क्या है, वो इनहेरेंट कैपेसिटी थी और ये भी कैपेसिटी है, बट वो आपका जो है वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है। जो ये देखो, जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी है ना, ये इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, इनहेरेंट कैपेसिटी है, ये भी कैपेसिटी है। बट ये आपकी न्यूट्रिएंट के केस में देखा जाता है कि न्यूट्रिएंट कितना सॉइल को प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या करता है, ये कैपेसिटी होती है सॉइल की, ये यील्ड के टर्म्स में देखा जाता है। ठीक है, इसको न्यूट्रिएंट के केस में देखा जाता है, इसको यील्ड के केस में देखा जाता है। ठीक है, कि कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द क्रॉप विद स्पेसिफिक सिस्टम मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यील्ड। ठीक है, कि आपने क्रॉप को लगाया फील्ड पे। ठीक है, ठीक है, सॉइल आपने क्या है, एक सॉइल आपने लैंड लिया। ठीक है, उस पे आपने क्रॉप को लगाया। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया से आपकी कितनी यील्ड प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आपकी सॉइल में कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होंगे ही। ठीक है ना, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी यील्ड प्रोड्यूस करने की, वही आपकी क्या होगी, सॉइल प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सॉइल
फर्टिलिटी में है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल to produce the crop of economic value and maintain the health of soil without deterioration। ठीक है, वही चीज है। एंड या फिर इसको हम कह सकते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी को, ऑल द प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल। सही बात है, जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल हैं, ठीक है, वो क्या होती है, फर्टाइल होती है। अब भाई जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी तभी तो उसमें वो प्रोड्यूस करेगी, तभी तो उसके द्वारा प्रोडक्शन होगा, तभी तो अच्छा प्रोडक्शन होगा ना। तो जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी। तो इसमें यही कह रहा है ऑल द प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल, मीन्स जितने भी प्रोडक्टिव सॉइल है वो क्या है, फर्टाइल है। बट नॉट ऑल दी फर्टाइल सॉइल आर प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब समझ रहे हो, जबकि जितनी भी फर्टाइल सॉइल है जरूरी नहीं हो प्रोडक्टिविटी ही हो या प्रोडक्टिव हो। कैसे, देखो, मान लो कोई कोई सॉइल है, ठीक है, उसमें मान लो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, मान लो सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो 46% होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां पे आपका जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो कितना है, 50% या 100% मान लो आप, ठीक है, उस पर्टिकुलर सॉइल में। ठीक है, देखो आपकी जो फर्टाइल सॉइल है, क्योंकि उसमें देखो आपका जो न्यूट्रिएंट है वो है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो उससे क्या है कि आपकी जो सॉइल है वो तो प्रोडक्टिव है, फर्टाइल है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आप अगर यहीं इसी में अगर आप क्रॉप ग्रो करेंगे तो आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं हो पाएगी, वो प्रॉपर रेट नहीं दे पाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट की वहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की जो अधिकता हो जाएगी, जिस वजह से जो क्रॉप है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही कहने का मतलब है ऑल द प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल, जितने भी प्रोडक्टिव सॉइल हैं वो फर्टाइल हैं, और जितने भी फर्टाइल सॉइल हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं, इट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल स्टेटस ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप। क्यों, कौन बात करता है, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या बात करता है, ये कहता है इट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल स्टेटस ऑफ सॉइल, ये जो सॉइल की पोटेंशियल स्टेटस को बताता है, वो मैंने बताया ना पोटेंशियल की बात करता है, तो यह क्या है, पोटेंशियल स्टेटस को बताता है सॉइल को, टू प्रोड्यूस क्रॉप, कि आप क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो उस पोटेंशियल को बताता है। एंड ये क्या है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेरियस फैक्टर, ये क्या है, रिजल्टेंट है ऑफ वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मैनेजमेंट। इन्फ्लुएंसिंग मैनेजमेंट, ओके। सो इन सॉइल फर्टिलिटी, देखो ये फर्टिलिटी है, इधर आपकी इधर जो है वो फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहा है, ये कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। इधर फर्टिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, इधर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, इस इधर इस वाले पॉइंट में प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप। इधर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, इधर फर्टिलिटी की बात हो रही है, ठीक। ज्यादा जूम हो गया, ठीक है, चलो। उसके बाद fertility depends upon physical, chemical and biological and mineralogical factors। जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मिनरोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सॉइल, उस पर डिपेंड करता है। जबकि आपकी जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है ये डिपेंड करता है लोकेशन पर, फर्टिलिटी पर, फिजिकल कंडीशन पर, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलिटी इज सेम इन सर्टेन सॉइल, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, जो फर्टिलिटी है वो सेम है इन सर्टेन सॉइल इन सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, जबकि जो प्रोडक्टिविटी है वो वेरिड है ड्यू टू लोकेशन एंड चेंज इन क्लाइमेट।
Okay, so it can soil fertility can be analyzed in laboratory. जो fertility है उसको आप लैब में एनालाइज कर सकते हो, और जबकि आपकी जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है इट कैन बी असेस्ड इन द फॉर्म ऑफ यील्ड। हाँ, आपका जो यील्ड होगा उसको यील्ड के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो जो आपकी क्रॉप यील्ड होगी उससे उसको आप देखेंगे कि हाँ सॉइल कितनी फर्टाइल है, उससे कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज अ नेचुरल फैक्टर। सो फर्स्ट, नेचुरल फैक्टर आर दोज विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक, तो जो आपका पहला क्या है वो नेचुरल फैक्टर है। तो नेचुरल फैक्टर क्या है? नेचुरल फैक्टर आर दोज विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। तो कौन कौन से हो गए? पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेटिक, climate and vegetation, and temperature of soil, and the tropical soil, और and topography। ठीक, topography of and soil age, and next one is depth of soil horizon। ये आपका फैक्टर अफेक्टिंग है। एंड नेक्स्ट वन इज सॉइल फिजिकल कंडीशन। ठीक, अब वो तो आपका पहला था नेचुरल। ठीक है, पहला आपका जो था ये आपका पहला था। ठीक है, ये आपका नेचुरल फैक्टर था। सेकेंड वन आपका आर्टिफिशियल फैक्टर, ये है ना सेकेंड। ठीक है, आपका सेकेंड हो गया आर्टिफिशियल फैक्टर। एंड आगे देखेंगे बाद में। तो पहले नेचुरल फैक्टर्स को देखते हैं, जिसमें पहला पेरेंट मटेरियल है। ठीक है, पहला अपना क्या है? पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स आर द पेरेंट मटेरियल। क्या? रॉक्स एंड मिनरल्स आर द parent material, act as very important role, uh, act as very important raw material, raw material for formation of any soil. Formation of any soil. If the parent material is rich in plant nutrient, the soil formed from it are usually quite fertile. Hmm. The property of soil depends on the productivity of parent rock. Okay. For example, sandy loam soil जो की रेड होती है, formed from granite, and granite gneiss are low to mid fertility. So soil derived from calcareous rock contain more phosphorus than the soil derived from granite. Okay. So now second one is climate and vegetation. So they are interrelated factor, as the amount and type of vegetations in an area depend on climatic, especially rainfall and temperature. So these two factors in turn influence the type of soil fertility. Under heavy rainfall of humid region, the natural vegetation is forest, which develop more fertile soil due to accumulation of forest litter and organic matter. Temperate soil are not very fertile compared to tropical soil because of the lesser decomposition of organic matter in soil due to very low temperature. Okay, so now the tropical soil are more fertile। जो आपकी tropical soil है वो more fertile है। हाँ, ड्यू टू कांस्टेंट हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ की आपकी जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, इस वजह से वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। विच हेल्प्स इन फास्टर रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिकम्पोजिशन of organic matter in tropics than in temperate region। ठीक है, now next one is topography and soil age।
ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है? सो द soil of hilly tract are usually poor because of excessive leaching and erosion of topsoil. Similarly, young soil of less thickness are less fertile than old soil of more thickness. Next one is depth of horizon, and next one is soil physical condition, not extreme fine or coarse, loam are better fertile. Now second one is artificial factor. Second one is artificial factor. So waterlogging aerobic microbes cannot perform in absence of O2. मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो माइक्रोब्स हैं वो क्या है, वो परफॉर्म नहीं कर सकते. सो नॉर्मल फंक्शनिंग इज हैम्पर्ड रेजिस्टेंट gaseous exchange. Cropping system, monocropping, monoculture, intensive cropping can affect soil fertility. मीन अगर आप मोनोक्रॉपिंग करेंगे, मोनोकल्चर करेंगे या इंटेंसिव क्रॉपिंग करेंगे तो जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी है उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे. सो ये हमारे सॉइल को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करेंगे. सो मोनोक्रॉपिंग एंड इंटेंसिव क्रॉपिंग जो है वो सॉइल के लिए बेनिफिशियल नहीं होता. सो इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम cause meaning of soil fertility, faulty management result in poor fertility. Now next one is soil temperature. Next one is soil temperature. Uh, and next one is soil pH. Available of nutrients in soil is greatly influenced by increase and decrease in soil pH. Soil pH अगर ज़्यादा होगा तो इनकम होगा तो भी क्या है, हमारे जो सॉइल को क्या है डिस्टर्ब करेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. हाई ऑर्गेनिक मैटर हाई फर्टिलिटी. जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होंगे सॉइल में, हमारी जो सॉइल है उतनी ही क्या होगी, फर्टाइल होगी. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी. अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने जो देखा था फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी था. ये देखो, ये जो था हमने देखा था सॉइल फर्टिलिटी के बारे में. ठीक, अपन ने भी जो देखा था वो किसके बारे में था, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में. अब अपन जो देखेंगे सॉइल प्रोडक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी. ओके, सो फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, जिसमें आपका टेम्परेचर, सॉइल रेडिएशन, विंड. एंड सेकेंड वन इज सॉइल फैक्टर. पहला तो क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, दूसरा सॉइल फैक्टर, जिसमें आपका सॉइल मॉइस्चर, सॉइल टेम्परेचर, टेक्सचर, सॉइल पीएच एंड सॉइल माइक्रोब्स. Next one is crop vegetation, management, demand of the crop and transport of facilities. So these are the factors affecting of soil productivity. Now next one is concept of nutrient availability. So the quantitative relationship between the plant growth, hmm, response and addition of growth factor nutrient has been developed by E. A. Mischarlik in 1909, according to which change in quality of growth factor can be expressed as dy upon dx a minus y upon c, or you can say log a minus y, log a and x. So where dy upon dx is change in yield with change in growth factor जो कि न्यूट्रिएंट है, is the maximum possible yield when all growth factors are in optimum amount. Y is the yield obtained by the using soil factor, and C is the constant efficiency factor. So in 1944 to 45, Bray
modified this equation and give the concepts of nutrient mobility or sufficiency of level concept. So where log a minus y is equal to log a c1b and minus cx. So where a is the maximum yield when all the nutrients are in optimum amount, and y is the yield obtained with nutrient in soil when it is less than adequate amount, and C1 is the efficiency factor of nutrients supplied by the soil, X is the quantity of nutrient added, and C is the effect factor for the methods of fertilizer application. Okay, so fried and hmm. So now next one is manure and fertilizer. What is the manure and what is the fertilizer? So manure word is either originated from French और लैटिन. सो फ्रेंच वर्ड में अगर आप देखेंगे तो ये मैन्योर शब्द से मिलके बना हुआ है. किस किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है? मैन्योरर, विच मीन्स वर्क विद सॉइल, वर्क विद सॉइल, और हैंड टू कल्टिवेट द लैंड. एंड लैटिन वर्ड में मेनू एंड ओपरी ओपेरी ओपियरी से मिलके बना हुआ है. सो मेन्यू मीन्स हैंड and operi means to work, means hand to work. So importance of tillage as a manure has been suggested by Jethro Tull. He suggested that tillage is a manure. उन्होंने बोला था जो tillage है वही क्या है? manure है. ये किसके द्वारा बोला गया था? Jethro Tull. Jethro Tull के द्वारा बोला गया था. ठीक, क्या बोला गया था कि जो tillage है वो manure है. Tillage is a manure. So the manures are the organic material used to fertile the land, usually consisting of farmyard and stubble, refuse, livestock, excreta with or without litter material, hay, bedding material, etc. So the manure can be classified into bulky organic manure, concentrated and green and guano and dead material. So I have already discussed about these lecture in another video. If you want to watch, so you can go in video list where you can get on this topic video. So now अभी अपन पढ़ते हैं, फिर बाद में उसके बारे में डिस्कस करते हैं. So now next one is compost. That what is the compost? So derived from Latin word compose, which means put together. So it is an amorphous brown to dark brown humidified material artificially prepared from plant residue and animal waste product. तो आपका जो कंपोस्ट होता है क्या है? ये ब्राउन कलर का होता है या डार्क ब्राउन कलर का होता है, जो कि ह्यूमिफाइड मटेरियल का बना हुआ होता है, जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है फ्रॉम प्लांट रेसिड्यू और एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट से. सो व्हाट इज द कंपोस्टिंग? What is the composting? So composting is a method of solid waste management where organic component of solid waste stream is biologically decomposed under controlled condition to state in which it can stored and or applied to the land without adversely affecting the environment. So uh, these are about composting. So now principles of composting. So it is self-heating, thermophilic and aerobic biological process which occurs in heap of biodegradable organic matter such as moist hay or straw. So the microorganisms involved in this process include bacteria, fungi, actinomycetes, protozoa, etc. So principles of composting. आप जब composting करते हो
उसके प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो इसके जो प्रिंसिपल है, पहला क्या है, इट इज द सेल्फ हीटिंग थर्मोफिलिक एंड एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये क्या है, ये आपका सेल्फ हीटिंग है, सेल्फ हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, सेल्फ हीटिंग मतलब ये खुद से गर्म होता है। ठीक है, खुद से इसमें हीटिंग होती है। नाउ सेकेंड वन इज एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है, एरोबिक, एरोबिक, एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब ये एयर के कांटेक्ट में रह होके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। which occurs in heap of biodegradable organic matter, such as moist hay or straw। इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं बनाने में, ठीक है, इसके कंपोस्टिंग में, वो है आपके फंगी, आपका एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक, जो है यहाँ पे, एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड सो ऑन। ठीक है, इनकी वजह से क्या होती है, इनकी वजह से क्या होता है, कंपोस्टिंग होता है। सो नाउ मूविंग to the next point, which is composting is of two types of composting. First one is aerobic condition and second one is anaerobic condition. So what is the aerobic condition? So organic matter is converted into simple product like CO2, NH3, water, humus, and heat is generally generated. So जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 में, NH3 में, वाटर में, ह्यूमस में एंड हीट में, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे यहाँ पे CH2O जो है वो CO2 में, H2O में एंड हीट में कन्वर्ट हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है NH3, NO2 एंड देन NO3, ऐसे जो सल्फर है SO4 में कन्वर्ट होता है। फास्फोरस जो है H3PO4 में या CH2PO4 में कन्वर्ट होता है। नाउ सेकंड वन इज एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन, इसमें जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस, उसमें एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका जो मैन्योर है वो बनके तैयार होता है। इसमें आपका एसिड प्रोड्यूस होगा, मॉइस्ट फैटी एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोस बनेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प की वजह से ही होता है। फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, द कंपोस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय agricultural waste, livestock and humus waste, and crop residue and aquatic weed, green manure, with the help of green manure, with the help of urban and rural waste, with the help of industrial waste, and with the help of marine waste। तो आपका जो कंपोस्ट है, ठीक है, जो आपका कंपोस्ट है वो किसकी हेल्प की वजह से, मतलब विद द हेल्प ऑफ जो रेडी होता है उसमें ये जो भी चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिला के या इन सब की हेल्प से ही आपका जो मैन्योर है वो क्या है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड कंपोजिशन, compost is of two types. First one is rural or village compost, and second one is urban or town compost. So now, what is the rural or village compost? So prepared from farm waste, quite low in nutrient content, जिसमें आपका 0.4 to 0.8% नाइट्रोजन, 0.3 to 0.6% P2O5 एंड 0.7 to 1.0% K2O। मतलब इसमें नाइट्रोजन
0.4 to 0.8% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये आपके रूरल कंपोस्ट की बात कर रहा है। एंड 0.3 टू 0.6% आपका फास्फोरस होता है इसमें। ठीक है, फास्फोरस है, P2O5 आपका फास्फोरस है। एंड 0.722 टू 1% ये आपका क्या होता है, पोटास। ठीक, क्या होता है आपका, पोटास होता है। तो ये जो आपका कंपोजिशन होता है ये पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, रूरल और विलेज कंपोस्ट में। ठीक, नाउ सेकेंड वन इज अर्बन और टाउन कंपोस्ट। क्या, अर्बन और टाउन कंपोस्ट। अब ये क्या है, ये आपका जो प्रिपेयर्ड होता है, जो बनता है फ्रॉम टाउन वेस्ट, किससे, टाउन वेस्ट से मिलके बनता है, टाउन वेस्ट एंड नाइट सॉइल क्वाइट रिच इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। ठीक, तो ये जो होता है आपका एज कंपेयर टू रूरल कंपोस्ट, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रिपेयर्ड होता है वो टाउन वेस्ट से मिलके बनता है प्लस नाइट सॉइल से, जो कि कहाँ पाया जाता है, अर्बन अर्बन एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है जो कि पाया जाता है जनरली, वो है 1 to 2% नाइट्रोजन। ठीक, 2% नाइट्रोजन, मेरे पेन चल नहीं रही है, नाइट्रोजन। ठीक, 1% आपका P2O5, इसको बोलते हैं फास्फोरस। ठीक, एंड 1.5% आपका जो पाया जाता है वो क्या है, पोटास। ठीक, तो ये केमिकल कंपोजिशन हो गया आपका किसका, अर्बन का। इसमें रूरल में कितना, 0.4% नाइट्रोजन, 0.3 to 0.6% फास्फोरस एंड 0.7 to 0.1% पोटास। और इसमें कितना पाया जाता है, 1 to 2% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 1.5% पोटास, अर्बन और टाउन कंपोस्ट में। नाउ सर्टेन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग के लिए क्या क्या कौन कौन से एसेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक रिफ्यूज। सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल स्टार्टर सच एज यूरिन, डंक, सीवेज एंड sludge, night soil, ammonium sulfate, cyanamide, etc. Next one is optimum amount of water. Optimum amount of water for suitable decomposition, which is 50 to 60% water is needed. Okay. So fourth point is aeration, air, or you can say air. For oxidation, aeration is must particularly for aerobic microbes process. So these are the four essential requirement for the composting. अगर आपको composting करना है तो ये जो 4 पॉइंट है वो काफी essential होते हैं, जो कि required होते हैं। ठीक है, now important method of composting। अब जो अपन पढ़ेंगे वो important methods पढ़ेंगे, किसके लिए, composting के लिए, कि आपकी जो composting है वो कैसे, किस किस मेथड्स के द्वारा बनता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ जो कंपोस्टिंग है इसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, इसको अपन रखेंगे थर्ड लेक्चर में। ठीक है, थर्ड लेक्चर में। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।